बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज। जोसेफ बेखबर सो रहा था कि तेज किस्म की घंटी की आवाज ने उसे जगा दिया। उसके जिस्म पर खलासियों का सा लिबास जरूर रहता था, लेकिन उसे भी रहने को अलग केबिन मिला था और स्टीमर पर यह उनकी तीसरी रात थी। इसने घड़ी देखी। 3 बज रहे थे, गोया रात अभी बाकी थी। दफातन माइक्रोफोन से आवाज आई, मिस्टर जोसेफ मगोंडा, अपने सामान समेत अर्शी पर पहुंच जाओ। जोसेफ ने मुंह फैलाकर जमाही ली, फिर उठकर वॉश बेसिन तक आया। मुंह पर पानी के छींटे मारे, 2-4 कुल्लियां की और कप बोर्ड से बोतल उठाकर कॉक निकाली और बोतल को मुंह से लगा लिया। शायद ये यौमिया कोटे की आखिरी बोतल थी, इसलिए थोड़ी सी पीकर उसे सफेद थैले में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने कपड़े पहने और सामान उठाए हुए अर्शे पर आ गया। यहाँ इमरान और ट्रेनी भी सामान समेत मौजूद थे। इमरान जनरल ही की वर्दी में था। क्या बात है जनरल? जोसेफ ने पूछा। शायद हम यहीं कहीं उतरेंगे, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। समझ में नहीं आता कि ये हमें कहाँ उतार रहे हैं, ट्रेनी बड़बड़ाई है। देखा जाएगा, इमरान बोला। रस्सी की सीढ़ियों के जरिए वो एक स्पीड बोट पर उतर रहे थे और उनका सामान भी उतार दिया गया था। 5 मुसल्ला आदमी किश्ती पर पहले ही से मौजूद थे। मैसी ट्रेनी ने आहिस्ता से इमरान से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल खामोश रहो, इमरान ने जवाब दिया। किश्ती पर मौजूद अफराद पर जनरल की वर्दी का रोब नहीं पड़ा था। इनमें से 4 की स्टेन गनें उनकी तरफ उठी हुई थी और 5वां किश्ती चला रहा था। थोड़ी देर बाद आसमान पर हल्की सी रोशनी नजर आई। गालिबन सुबह होने वाली थी। वो खामोश बैठे रहे। किश्ती किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां थी। आखिर इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, कैप्टन ट्रेनी, क्या तुम ऊँग रही हो? नहीं जनरल, मैं पूरी तरह बेदार हूँ। तो फिर बातें करो, ये लोग तो गूंगे और बहरे मालूम होते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है जनरल। तुम्हारा क्या ख्याल है सार्जेंट लावाफंगा? इमरान ने कहा। अंधेरे में मुझे कोई ख्याल नजर नहीं आ रहा जनरल सर, जोसेफ बोला। ठीक है, उजाला फैलने दो, इमरान ने कहा। उन चारों ने ये गुफ्तगू खामोशी से सुनी थी। किसी की तरफ से भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक अच्छा खासा उजाला फैल गया। अचानक किश्ती के एक गोशे से छठा आदमी नमदार हुआ। ये एक तवील कामत और घटीले जिस्म वाला रेड इंडियन था। जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी और हाथ में कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को हरकत देकर उससे कुछ कहना शुरू कर दिया। इसका मुखातिब इमरान था। इसके खामोश होने पर मुसल्ला आदमियों में से एक बड़े अदब से बोला, ये मीर वदाजी कबीले के सरदार का लड़का है। जनरल, तुम्हारे इस्तकबाल को आया है और इजहार मुसर्रत कर रहा है कि तुम इसकी सरजमीन पर कदम रखोगे। वो फखर से कह रहा है कि जहाँ देवता एग्वेरा की औलाद के अलावा महजब दुनिया का कोई और फर्द कदम नहीं रख सकता, मगर वो लोग जो तुम्हारे साथी हों। मेरी तरफ से भी इसका शुक्रिया अदा कर दो। मुझे भी मुसर्रत है कि मैं कुछ देर बाद अपने अकीदतमंदों में होऊंगा, इमरान ने कहा। तर्जुमान ने किसी गैर मानूस जबान में इमरान का माफियुल ज़मीर इस पर वाज़ेह कर दिया। किश्ती घने जंगलों के दरमियान बहने वाले किसी दरिया में चल रही थी। इमरान ने मैसी ट्रेनी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। उधर मुसल्ला आदमियों ने अब अपनी स्टेन गनें कांधों से लटका ली थी। कतई ये नहीं मालूम होता था कि इमरान और उसके साथी उनके कैदी हैं, और अब वो आपस में गुफ्तगू भी कर रहे थे। ये भी तुम्हारी फौज ही से मुतालिक मालूम होते हैं, इमरान ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं समझ सकती कि ये किस किस्म का खेल है, ट्रेनी ने जवाब दिया। खेल से क्या मुराद है? इमरान ने पूछा। शायद ये हमें अपने किसी मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रेनी बोली। हो सकता है, इमरान ने कहा। मैं नहीं कह सकती कि अब हमारा क्या हशर होगा, ट्रेनी ने कहा। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि इस वक्त हम कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। अमेज़न का ही कोई मावन दरिया हो सकता है, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हम किधर जा रहे हैं। और सुनो, ये मीर वदाजी कबीले का नाम भी मैंने आज ही सुना है, ट्रेनी ने कहा। इसकी फिक्र ना करो, जिन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं, एक आध बिल्कुल ही नया कबीला भी पैदा कर सकते हैं, इनसे कुछ बईद नहीं है, इमरान ने कहा। दरिया का पाट बतदरीज कम होता जा रहा था और जंगल दोनों जानिब से इस तरह उन पर झुका आ रहा था कि घुटन का एहसास होने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, तपिश बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे जंगलों से भीगी भीगी सी आंच निकल रही हो। अचानक एक जगह किश्ती बाएं किनारे से लगा दी गई और सबसे पहले मीर वदाजी कबीले का नौजवान खुश्की पर उतर गया। इमरान के करीब खड़े हुए मुसल्ला आदमी ने आहिस्ता से कहा, जनरल, अपना खानदानी परचम निकाल लो। इमरान ने मैसी ट्रेनी की तरफ देखा और वो जल्दी से बोली, थैला। वो जर थैला कहाँ है? मैंने झंडा उसी में रखा था।
मैं तो सिर्फ अपना सामान उठाकर केबिन से निकल आया था। तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया था कि कोई जर्द थैला भी मेरे सामान में शामिल होगा। तो क्या झंडा मौजूद नहीं है? मुसल्ला आदमी आंखें निकालकर घुराया। मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं था कि किस चक्कर में फंसने जा रहा हूँ, वरना खुद ही हर बात का इंतजार इंतजाम कर लेता। अच्छा अच्छा, किश्ती से उतरो, कुछ और सोचा जाएगा। मैं इस वक्त तक किश्ती से नहीं उतरूंगा जब तक कि मुझे सारे मामलात का इल्म ना हो जाए, इमरान ने कहा। कैसे मामलात? यही कि मुझे बहैसियत जनरल एगवेरा किस मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान ने कहा। तुम सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो, वो बोला। इस वहम में ना रहना, इमरान अकड़ कर बोला। इस वक्त तुम पांचों मेरे रहमो करम पर हो, इमरान ने कहा। वो किस तरह? उनमें से एक बोला। मैं जनरल एगवेरा हूँ, इनकी जबान से नावाकिफ हूं तो क्या हुआ? मेरे एक इशारे पर तुम पांचों फना कर दिए जाओगे। वो किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला। तुम असली एगवेरा तो नहीं हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जो कोई भी हूँ। इन कबाइल की हिस्ट्री का एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, इनके मखसूस इशारों से वाकिफ हूँ। ऐसे इशारे जिनमें पूरी पूरी तकरीरें पिन्हा होती हैं। जंगल में सैकड़ों आंखें हमारी तरफ निगरान हैं। मैं एक इशारा करूंगा और जहरीले तीर तुम पांचों को छेद करके रख देंगे, इमरान ने कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने पूछा। मुझे इसका इल्म होना चाहिए कि तुम लोग मुझे किस मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इमरान ने कहा। हम तुम्हारी तवस से उनके एक मुकद्दस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, एक मुसल्ला आदमी ने कहा। वहां क्यों पहुंचना चाहते हो? इमरान ने कहा। यह हमें नहीं मालूम। बस तुम्हें नहीं उतरूंगा, इमरान ने कहा और कबायली नौजवान को किश्ती पर वापस आ जाने का इशारा किया। इसे बड़ी फुर्ती से तामील की। मुसल्ला आदमी अपने साथियों की तरफ बेबसी से देखकर रह गया। ऐसा मालूम होता था जैसे उससे आगे का सबक उसे याद ही ना हो। दफातन उनमें से एक बोला। हम इन्हें कवर किए रखेंगे, तुम केबिन से जाकर नहीं हिदायत हासिल करो, और मेरी शर्त भी अपने बड़ों तक पहुंचा देना। यानी मकसद मालूम किए बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, इमरान ने कहा। और वो उसे कहर आलूद निगाहों से देखता हुआ केबिन में चला गया। इधर वो कबायली नौजवान सर झुकाए खड़ा था। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? ट्रेनी आहिस्ता से बोली। खामोशी से देखती रहो, अगर तुम भी उन्हीं से मिली हुई नहीं हो, इमरान ने कहा। मैं क्यों मिली होती? वो बिगड़ कर बोली। अब किसी की किसी बात पर यकीन नहीं आता, इमरान ने कहा। इस सिचुएशन में मैं तुम्हें यकीन दिला भी नहीं सकती, ट्रेनी ने कहा। बस तो फिर खामोशी इख्तियार करो। मैं तुम्हें इल्जाम तो नहीं दे रहा, इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। शायद उसने ट्रांसमीटर पर किसी से गुफ्तगू की थी। ठीक है, वो सर हिलाकर इमरान से बोला। तुम्हें मकसद से आगाह कर दिया जाएगा। मुझे खुसूसियत से हिदायत मिली है कि तुम्हारा खास ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसे ही सुरखाब पर लगे हुए हैं, इमरान बोला। हम अपने तौर पर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। ये कबायली लोग इस रास्ते से वाकिफ हैं, जो निहायत आसानी से मतलूबा जगह तक पहुंचा सकते हैं। अगर तुम वहां पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर करोगे, तो बेचूनो चना तुम्हें और तुम्हारे साथियों को वहां तक ले जाएंगे, एक मुसल्ला आदमी ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कबायली तुम्हारे हाथ कैसे आया, इमरान ने पूछा। ये कोई ऐसी राज की बात नहीं। जंगल की अशिया के बदले ये अपने इस्तेमाल की चीजें हम ही से ले जाते हैं, लेकिन अपने मखसूस इलाकों में हमें कदम नहीं रखने देते। और सुनो, अब जो कुछ भी पूछना है हमारे बॉस से पूछो। हम इन मामलात से मुतालिक कुछ नहीं जानते, आदमी ने कहा। तुम्हारा बॉस कहाँ मिलेगा? केबिन में ट्रांसमीटर पर मौजूद है, तुम खुद उससे जो चाहो पूछ लो। मैं इससे दो दो बातें जरूर करूंगा, इमरान ने कहा। वो इमरान को केबिन में ले आया और ट्रांसमीटर पर किसी को मुखातिब करके इसकी मौजूदगी की इत्तला दी। मिस्टर इमरान, दूसरी तरफ से आवाज आई, और इमरान ने फौरन पहचान लिया कि ये वही आवाज है जो स्टीमर पर भी सुनी थी। जनरल एगवेरा, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। एक ही बात है, झंडे के बगैर मुनासिब नहीं है कि तुम खुशकी पर उतरो। झंडा गालिबन इस स्टीमर पर ही रह गया है, लिहाजा फिलहाल तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इसकी क्या सूरत होगी? इमरान ने कहा। यही किश्ती तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगी, आवाज आई। तुम्हारा अंदाज शुरू से दोस्ताना रहा है, इसलिए मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये दोनों भी मेरे साथ होंगे, इमरान ने कहा। हाँ हाँ, उन्हें भी लाओ, आवाज आई। इमरान बायां आंख दबाकर मुस्कुराया। मुसल्ला आदमी ने उसे केबिन से बाहर निकल जाने का इशारा किया। शायद वो नामालूम आदमी मजीद गुफ्तगू करना चाहता था। इमरान बाहर आ गया। मैसी ट्रेनी उसे बहुत गौर से देख रही थी, और कबायली जवान बुत बना खड़ा था। थोड़ी देर बाद मुसल्ला आदमी ने केबिन से निकलकर ऊंची आवाज में स्ट्रोकर से कुछ कहा और किश्ती का इंजन जाग पड़ा। फिर वो बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। इमरान ने कबायली की आंखों में हैरत के आसार देखे। फिर शायद दूसरा तासुर एहतजाज ही का था।
अचानक इसने जल्दी जल्दी कुछ कहना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में मुतरज्जिम ने भी कुछ कहा और फिर ऐसा लगा जैसे वो कबायली जवान दरिया में छलांग लगा देगा। लेकिन मुतरज्जिम ने अपनी स्टेन गन सीधी करके शायद उसे धमकी दी और वो रुक गया और ऐसे अंदाज में इमरान की तरफ देखने लगा जैसे उसे शिकवा कर रहा हो। क्या किस्सा है? इमरान ने मुतरज्जिम से पूछा। अपने काम से काम रखो, मुतरज्जिम गुर्रा कर बोला। मैसी ट्रेनी ने इमरान के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, तुम दखलंदाजी मत करो। ये लोग इसे अपने इस्तेमाल में लाने के लिए रोके रखना चाहते हैं और वो बेचारा सिर्फ मेरी यानी जनरल एग्वेरा की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, इमरान ने कहा। देखो डियर, जब मामलात हमारी समझ से बाहर ही हो गए हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं या क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे अपने बड़ों का कमीनापन है कि हम इस हाल को पहुंचे हैं, ट्रेनी ने कहा। इमरान कुछ ना बोला, खामोशी से नौजवान के चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। फिर ट्रेनी ने पूछा, तुमने ट्रांसमीटर पर किससे बात की थी? मुझे तो वही आवाज मालूम हुई थी जो स्टीमर पर हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाजी करती रही थी। इसने कहा था कि झंडा मौजूद ना होने की बिना पर फिलहाल हमसे वो काम नहीं लिया जा सकता जिसके लिए लाए गए थे, लिहाजा अब वो हमें अपने पास बुलवा रहा है, इमरान ने कहा। मजबूरी है, हम तीनों तो मुसल्ला भी नहीं हैं, ट्रेनी ने कहा। मुसल्ला होती भी तो मैं फिलहाल इनसे उलझने की हिमाकत ना करता। वैसे मैं गहरी चाल स्टीमर पर ही चल चुका हूँ, शायद अब इसका नतीजा बरामद होने वाला है। कैसी चाल? ट्रेनी ने पूछा। फिलहाल इस सिलसिले में खामोशी रहो, इमरान ने कहा। दरिया का पाट कम होता जा रहा था और दोनों जानिब से जंगल गोया किश्ती पर आ चुका था और पथरीली जमीन शुरू हो गई थी। दोनों किनारों पर चट्टानें थी और फिर अचानक सामने भी एक चट्टान आ गई। साथ ही कबायली जवान ने एक जोरदार चीख मारी। किश्ती भी इसी तरह रुकी थी जैसे इसमें इस चीख का दखल रहा हो। सामने चट्टान तो हाइल हो गई है, लेकिन दरिया एक बड़े से सुराख से गुजर गया था और इस सुराख के पूरे कतर पर चमकदार लकीरें लरज रही थीं और इन्हीं लकीरों की वजह से वो सुराख नजर आ रहा था। वरना इस चट्टान के आसपास तो गहरी तारीकी थी और इसके ऊपर इतना घना और ऊंचे दरख्तों वाला जंगल फैला हुआ था कि आसमान भी नजर नहीं आता था। कबायली जवान किसी नन्हे से बच्चे की तरह सहमा हुआ नजर आ रहा था। अचानक उसने स्टेन गन की परवाह किए बगैर किनारे पर छलांग लगा दी और मुतरज्जम ने चीख कर दूसरे से कहा, फायर ना करना, जिंदा पकड़ो। दो मुसल्ला आदमी भी उसके पीछे कूद गए। वो छलांगे मारता हुआ एक चट्टान पर चढ़ता चला गया। वो दोनों भी उसके पीछे थे और इसी की सी फुर्ती का मुजाहिरा कर रहे थे। अचानक उसने पलटकर करीबी आदमी पर कुल्हाड़ा घुमा दिया, जो उसके सर पर पड़ा और वो गिरकर लुढ़कता हुआ नीचे पानी में आ गिरा। इमरान ने तवील सांस ली। फिर अचानक फायर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुसल्ला आदमी ने कबायली पर फायर कर दिया। इमरान ने उसे सीना थामकर बैठते देखा। फिर वो भी लुढ़कता हुआ पानी में आ गिरा। मुतरज्जम चीखने चिंगाड़ने लगा। वो इस पर बुरी तरह बरस रहा था जिसने कबायली पर फायर किया था, लेकिन वो भी नीचे आकर इस पर बरस पड़ा। ऐसा मालूम होता था जैसे अब वो एक दूसरे पर फायर शुरू कर देंगे, लेकिन तीसरे ने बीच बचाव कराया। मैसी ट्रेनी और जोसेफ के चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था जैसे अंदर ही अंदर बुरी तरह खोल रहे हों। इमरान ने दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। इधर मुतरज्जम फिर केबिन में घुस गया। आखिरी चमकदार और मुतहर्रिक लकीरें कैसी हैं? ट्रेनी ने बुझी बुझी सी आवाज में पूछा। खुदा जाने, या हो सकता है किसी किस्म के बरकियाती निजाम के तहत रास्ता मजबूत करने के लिए ये सुविधा तैयार किया गया हो, इमरान ने कहा। अचानक वो लकीरें गायब हो गईं और इस गार का तहाना भी अंधेरे में डूब गया जिससे दरिया गुजरता था। और फिर किश्ती पर एक सर्च लाइट रोशन हुई और रास्ता नजर आने लगा। साथ ही किश्ती भी हरकत में आ गई, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार हल्की थी। वो इस गार के दहाने में दाखिल हुई और आगे बढ़ती रही। ये तो अच्छी खासी सुरंग मालूम होती है, ट्रेनी ने कहा। मुतरज्जिम जो फिर उनके करीब आ बैठा था बोला, हमने उसे सुरंग की शक्ल देकर रास्ता बनाया है, वरना ये दरिया छोटी छोटी दरारों से गुजर गया है। और वो लरसती हुई चमकदार लकीरें कैसी थीं? इमरान ने पूछा। मुड़कर देखो। इमरान पलट कर देखा। सुरंग के दहाने पर फिर वही रोशन और लरसती हुई लकीरें दिखाई देने लगी थीं। इस तरह हमने दूसरों का रास्ता रोका है। फौलाद का सतून भी अगर दहाने में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो रेजा रेजा होकर मुंतशिर हो जाएगा, उसने कहा। इसे कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? इमरान ने पूछा। हम नहीं जानते, लेकिन अभी मैंने स्टीमर ट्रांसमीटर पर रास्ता खोलने के लिए कहा था। वाकई तुम लोग हैरत अंगेज हो, इमरान ने कहा। रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया के समझदार लोग हमारे साथ हो जाएंगे, वो आदमी बोला। ट्रेनी ने इमरान को खामोश रहने का इशारा किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि इन लोगों से ज्यादा बातचीत की जाए। इस सुरंग से गुजर जाने में तकरीबन 10 मिनट सर्फ हुए थे। इसके बाद फिर वही साए साए करता हुआ जंगल था। फिर एक जगह किश्ती रुक गई और इनसे उतरने को कहा गया। यहाँ भी किनारों पर चट्टानें थी। उन तीनों को उतार दिया गया और किश्ती आगे बढ़ती चली गई।
जनरल एग्वेरा, तुम दोनों के लिए बेहद मगमूम है, इमरान ने मुंह सुखाकर कहा। ट्रेनी खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखती हुई बोली, तुमने तो उनसे ये भी ना पूछा कि हमें तन्हा क्यों छोड़े जा रहे हैं। तुमने बोलने से मना जो कर दिया था, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। सोचने की बात है बॉस, जोसेफ बोला। आखिर हमें यहाँ इस तरह क्यों छोड़ दिया गया है। सोचे जाओ, इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। क्या तुम्हारी बोतल में कुछ बची कुची है, ट्रेनी ने जोसेफ से पूछा। नहीं मिसी, मेरा थैला बिल्कुल खाली है, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब, ट्रेनी ने पूछा। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं वो घास जरूर मिल जाएगी जो शराब का निमूल बदल साबित होती है, जोसेफ बोला। कौन सी घास, मैंने तो ऐसी किसी घास के बारे में कुछ नहीं सुना। होती है, पता नहीं इधर क्या कहलाती हो। मेरे देश में शपलाली कहलाती है, जोसेफ ने कहा। दफतन भारी कदमों की चाप सुनाई दी और चौंक कर आवाजों की सिमत मुतवज्जा हो गए। चढ़ाई से 3 फौजी आते दिखाई दिए और ट्रेनी बोली, खुदा की पनाह, ये तो अपने ही फौजी हैं। इस वहम में ना पड़ना, ये सब तुम्हारी फौज ही की वर्दी इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे फौजी नहीं हैं, इमरान बोला। करीब पहुंचकर फौजियों ने इमरान को सल्यूट किया। फिर एक ने आगे बढ़कर कहा, जनरल सर, हमारे साथ तशरीफ ले चलिए। इमरान ने सर को इस्बात में जुम्बिश दी और इसी चढ़ाई से गुजरता हुआ दूसरी तरफ उतर गया। मैसी ट्रेनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दफतन जोसेफ बाएं तरफ की झाड़ियों में घुस गया और इमरान ने आगे चलने वाले फौजी को कौशन दिया, हॉल्ट, अबाउट टर्न। वो रुककर उसकी तरफ मुड़ गया। 2 फौजी उनके पीछे थे। मेरा अर्दली झाड़ियों में कुछ तलाश कर रहा है, इमरान ने रहनुमाई करने वाले फौजी से कहा। ओके जनरल सर। थोड़ी देर बाद जोसेफ अपनी जेबें फुलाए हुए झाड़ियों से वापस आया और मुट्ठी भर नशा आवर घास ट्रेनी की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ट्राई करो। कैसे ट्राई करूं, ट्रेनी बोली। ऐसे, जोसेफ ने थोड़ी सी घास निकालकर मुंह में ठोसते हुए कहा और फिर उसे कुचल कुचल कर चूसने लगा। नाउ मूव ऑन, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और वो फिर चल पड़े। ट्रेनी जोसेफ से कह रही थी, नहीं तुम ही रखो, मैं इतनी आदी नहीं हूँ, बस थकन दूर करना चाहती थी। थकन भी दूर हो जाएगी, तुम चखो तो, जोसेफ ने कहा। लेकिन ट्रेनी ने उसे शपलाली वापस कर दी। कुछ देर बाद वो एक कार में दाखिल हुए, लेकिन अंदर पहुंचते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे जन्नत में दाखिल हो गए हों। बाहर की तपिश और मरतूब हवा से फौरी निजात मिल गई। जिसे वो कार समझते थे, एक बहुत ही लंबा चौड़ा एयर कंडीशन हॉल था, जिसमें चारों तरफ दूधिया रंग की रोशनी फैली हुई थी। एक दराज कद सफेद फाम आदमी ने, जो खुद भी जनरल की वर्दी में था, आगे बढ़कर इमरान का इस्तकबाल किया। इसकी आवाज़ सुनकर ट्रेनी भी चौंकी थी, क्योंकि यही आवाज़ उसने स्टीमर पर भी सुनी थी। फिर वो उन्हें एक तरफ ले चला। थोड़ी देर बाद वो एक आरामदेह कमरे में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। अब मैं तुमसे तन्हाई में गुफ्तगू करूंगा, सफेद फार्म जनरल ने इमरान से कहा। तुम्हारे साथी यहीं आराम से रहेंगे। लेकिन मैं इनसे जुदा होना पसंद नहीं करता, इमरान बोला। थोड़ी देर के लिए, उसने कहा। इससे कोई मजायका नहीं, इमरान ने कहा, और सफेद फार्म आदमी उसे वहां से उठा लाया। फिर वो एक लिफ्ट तक आए। लिफ्ट उन्हें नामालूम गहराई तक ले जाकर रुक गई। दरवाजा खुला और वो लिफ्ट से निकले। ये भी इतना ही बड़ा हॉल था जितना वो ऊपर छोड़ आए थे। मेरा नाम ओलाफ ग्रेस्की है। मैं भी जीरोलैंड के बड़ों में से हूँ और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इमरान ने पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया। फिर वो दोनों एक तरफ जा बैठे। मैं सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए, ओलाफ ने कहा। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है, मैं बड़ों का फैसला कलदम भी करा सकता हूँ। कौन सा फैसला, इमरान ने चौंक कर पूछा। तुम्हें सदाए मौत देने का, ओलाफ ने कहा। लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा, इमरान ने कहा। थ्रेसिया की निशानदेही कर दो, ओलाफ ने कहा। सुनो दोस्त, इस औरत ट्रेनी के चक्कर में फंसकर मुझसे वो हिमाकत सरजद हो गई। यानी तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली। बाद में वो भी मुझसे बरहम होने लगी थी कि मैंने क्यों जिक्र कर दिया। मुकद्दर अच्छा है तुम्हारा कि मैंने वो बात सुन ली थी, वरना इस बार जिंदा ना बचते। अब अगर तुम मुझसे ताउन करो तो जान बचा लेने के अलावा और फवायद भी हासिल कर सकते हो, ओलाफ ने कहा। पिछली बार मैंने उसे तुम्हारे इसी पॉइंट पर देखा था जहां से ठंडा सूरज कंट्रोल किया जाता था, और मेरे ख्याल में वो अब भी वहीं होगी, इमरान ने कहा। किस नाम से पुकारी जाती है, ओलाफ ने कहा। ये तो मैं नहीं जानता, बस वहाँ की औरतों में नजर आई थी और मुझे यकीन है कि इस रूप में वो कोई अहम रोल अदा कर रही होगी। बहरहाल, मैं दोबारा देखकर ही निशानदेही कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जनरल एग्वेरा का क्या चक्कर था, इमरान ने कहा। इसके तवस से हम एक अहम पॉइंट पर कब्जा करना चाहते थे, जहां से चारों तरफ नजर रख सकते, यानी इन पार्टियों से निबट सकते जो मुख्तलिफ रास्तों से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वो पॉइंट ऐसा ही है जहां से हर तरफ मार की जा सकती है। खैर, उसे फिर देखेंगे। मेरे आदमियों की गलती से परचम स्टीमर पर ही रह गया। खैर, जल्द ही उसे भी देखा जाएगा। पहले तुम थ्रेसिया का किस्सा निपटा दो, ओलाफ ने कहा।
मुझे फिर वहीं भिजवा दो, मैं उसे देख लूंगा, इमरान बोला। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि तुम वहां इस काम के अलावा और कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे, औलाफ ने कहा। खुदकुशी से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही, इमरान मुस्कुराकर बोला। और फिर अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं, अपने मुल्क में तो मुर्दा ही करार दिया जा चुका हूँ। और अगर खुद को जिंदा भी साबित कर दूं, तो मेरा मुल्क बड़ी ताकतों के डर से मुझे कबूल करने पर भी तैयार ना होगा। वो इमरान को बहुत गौर से देख रहा था। उसके खामोश होने पर मुस्कुराकर बोला, तो फिर अब तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? मेरा अब कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, इमरान बोला। ये मत कहो, तुम जीरोलैंड के बड़ों में भी शामिल हो सकते हो, औलाफ ने कहा। तो फल तसल्लियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ही काम जरूर करूंगा। मैं अरसे से इसका ख्वाहिशमंद हूं कि किसी तरह थ्रेसिया की गर्दन उड़ जाए, इमरान ने कहा। क्या वो किसी यूरोपियन औरत के रूप में थी? औलाफ ने कहा। हाँ, और लहजा अंग्रेजों का सा था। और इस वक्त भी मैंने महसूस किया था वो इस रूप में कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं रखती, इमरान ने कहा। तुम मेकअप के माहिर भी हो, औलाफ ने कहा। हाँ, मैंने भी सुना है। तुम अपनी सही कदर कीमत से आगाह नहीं हो मिस्टर इमरान। हो सकता है कि तुम हमें वही पोजीशन हासिल कर लो जो आज थ्रेसिया की है, औलाफ ने कहा। मैं ख्वाब कभी नहीं देखता, तुम्हारा ये काम बिला मुआवजा करूंगा, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें एक तस्वीर दूंगा, इसी की मुताबिकत से अपना मेकअप करो। क्या अंग्रेजों के लहजे पर भी कादिर हो? औलाफ ने पूछा। क्यों नहीं, मेरा इम्तिहान कर लो, इमरान ने अंग्रेजों ही के लहजे में कहा। वेरी गुड, वो चल पड़ा। मुझे यकीन है कि तुम्हें कामयाबी होगी। अपने साथियों के चेहरों पर भी मुनासिब तब्दीलियां करो और उन्हें कैदियों की हैसियत से वहां ले जाओ। इस मरकज में तामीर का काम भी अभी जारी है और इसके लिए मजदूरों की शदीद जरूरत है, औलाफ ने कहा। मैं समझ गया, इमरान ने कहा। बात पक्की हो गई और इमरान ने शाम तक सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली, यानी जोसेफ और ट्रेनी के चेहरों में भी तब्दीलियां कर दी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ट्रेनी ने झिंझिलाकर पूछा। जिस काम के लिए तुम्हारे तवस से फांसा गया था वही हो रहा है, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। अब मैं तुम दोनों को कैदी बनाकर ले चलूंगा और अब मैं कर्नल कार्टर ब्राउन हूँ। ये क्या बात हुई? ट्रेनी ने कहा। इससे पहले जनरल एग्वेरा था। वो क्या बात थी? इमरान बोला। मिसी, खामोश रहो, बॉस पर एतमाद करो, जोसेफ आहिस्ता से बोला। तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचेगा। वो खामोश रही। इसके बाद वो फिर एक लिफ्ट के जरिए बहुत गहराई में गए और लिफ्ट एक सुरंग के दहाने पर जाकर रुक गई। इतनी कुशादा सुरंग थी कि दो ट्रक बासानी बराबर चल सकते थे, लेकिन यहाँ ट्रक की बजाय अजीब सी वजह की एक छोटी सी गाड़ी खड़ी नजर आई। शायद इमरान को इसकी तरकीब इस्तेमाल से पहले ही आगाह कर दिया गया था। कैदियों को अगले हिस्से में बिठाकर वो खुद पीछे आ बैठा और एक बटन दबाते ही गाड़ी चल पड़ी। इस पूरी सुरंग में भी दूधिया रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी की रफ्तार 120 मील फी घंटा स्पीडोमीटर से जाहिर हो रही थी। अचानक एक गरजदार आवाज सुनाई दी। हु कम्स देयर? इट इज कर्नल कार्टर ब्राउन, इमरान ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। कीप मूविंग, कहा गया। ठीक 15 मिनट बाद गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। यहाँ ऐसा लगता था जैसे वो एक अजीम शान गुंबद पे पहुंच गए हों। दो फौजियों ने आगे बढ़कर सलूट किया और इमरान ने इन दोनों की तरफ इशारा करके कहा, जनरल ग्रेस्की के कैदी हैं, दूसरों से अलग रखे जाएंगे। जनरल खुद आकर उनसे गुफ्तगू करेंगे। फिर वो दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता चला गया। इस गुंबद से निकलते ही उसे सब्ज बादलों वाला आसमान नजर आया। अभी चौंके कुछ कुछ धूप बाकी थी, इसलिए वो सब्ज रंग की धुंध समेटी नहीं गई थी जो दिन भर वादी की फिजा पर ताई रहती थी। सामने ही वो इमारत भी दिखाई दी जहां उसने जोसेफ और जेमसन के साथ कुछ वक्त गुजारा था। वो इमारत की जानिब बढ़ता चला गया। उसे इल्म था कि सिक्योरिटी का अमला इमारत के किस हिस्से में रहता है। जनरल ट्रेस्की ने उसे बताया था कि वो यहाँ सिक्योरिटी के चीफ की हैसियत से रहेगा। पिछला सिक्योरिटी चीफ वापस बुला लिया गया है और सिक्योरिटी के अमले को इत्तला दे दी गई है कि नया चीफ कर्नल कार्टर ब्राउन पहुंच रहा है। गालिबन उसे सिक्योरिटी चीफ की हैसियत से इसीलिए भेजा गया था कि वो बिला रोक टोक इमारत के हर हिस्से में पहुंच सके, वरना फिर वो वहां थ्रेसिया को कैसे तलाश कर सकता। कर्नल कार्टर ब्राउन की शख्सियत अमले के अफराद के लिए बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसके असिस्टेंट मैनेजर वार्ड ने उसे इमारत का चप्पा चप्पा दिखा दिया था और इमरान ने खूब अच्छी तरह समझ लिया था कि वो इमारत के किसी हिस्से में किस तरह पहुंच सकता है। वो दिल ही दिल में हंस रहा था। बसा औकात तकदीर भी कैसे कैसे गुल खिलाती है। इस वक्त सिर्फ 3 इंच की जबान हिल रही थी जब इसने जीरोलैंड के किसी नामालूम आदमी को सुनाने के लिए थ्रेसिया का जिक्र छेड़ा और ट्रेनी को बताने लगा था कि वो थ्रेसिया को पहचान सकता है, ख्वाह वो किसी किस्म के मेकअप में हो। उसे यकीन नहीं था कि वो ये बात थ्रेसिया के किसी दुश्मन ही तक पहुंचा रहा है, लेकिन मुकद्दर के खेल के तीर सही निशाने पर बैठा और उसे जनरल गैस्की तक पहुंचा दिया गया। गोया सयाद खुद ही सैयद होने जा रहा था। इमरान खासी रात गए तक इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता फिरता रहा, लेकिन मेडिलिना कहीं दिखाई ना दी। मेजर वार्ड
जो खुद भी अंग्रेजी मालूम होता था, उसके साथ साथ रहा और शायद इस पर खुश भी था कि इसका नया ऑफिसर भी अंग्रेज ही है। रात गुजारकर दूसरे दिन सुबह ही सुबह इमरान ने मेजर वार्ड को तलब करके जोसेफ और ट्रेनी को बुलवाया और मेजर वार्ड से कहा कि वो दोनों इंजीनियर हैं, लिहाजा इन्हें प्रिंसिपल प्लांट पर रखा जाएगा और वो खुद इन्हें वहां तक लेकर जाएगा। इस तरह इमरान की रसाई इस जगह तक भी हो गई जहां से ठंडे सूरज को कंट्रोल किया जाता था। बहरहाल दूसरे दिन के इख्तिताम तक वहां के सारे राजों से वाकिफ हो गया था और इसकी वो रात खासी मसरूफियतों में गुजरी थी। दूसरे दिन इसने जोसेफ और ट्रेनी को अपने दफ्तर में तलब किया और उनसे इधर उधर के सवालात करने के बाद बोला, तुम दोनों को फिर जनरल ग्रेस्की के पास वापस चलना पड़ेगा। वो कुछ ना बोले, सर झुकाए खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद इमरान ने उन्हें साथ दिया और जनरल ग्रेस्की के स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। तुम उन्हें क्यों लाए हो? इसने इमरान से सवाल किया। अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। इन दोनों को बालाई मंजिल के हॉल ही में छोड़ दिया गया और जनरल ग्रेस्की इमरान को अपने ऑफिस में ले आया। यहाँ एक जानिब कुछ इस किस्म की मशीनें भी दिखाई दी जिन्हें बरकियाती निज़ामों के से कंट्रोल की हैसियत इससे इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल ये औरतें वहाँ मौजूद नहीं हैं, इमरान ने एक लिस्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। बैठ जाओ, उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और लिस्ट को देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, ये सब 3 दिन बाद यकीनी तौर पर वापस आ जाएंगी, इस वक्त देख लेना। लेकिन जनरल, हो सकता है वो आजकल किसी और यूनिट में हो, इमरान ने कहा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर यूनिट में भिजवाऊंगा। ठीक इसी वक्त अजीब सी आवाज कमरे में गूंजी और ग्रेस्की चौंक कर उन मशीनों की तरफ देखने लगा जो बाएं जाने वाली दीवार के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलती चली गई थी। इसने उठकर उनके एक पुश स्विच पर उंगली रख दी। एक स्क्रीन पर रोशन एक स्क्रीन रोशन हुई और उस पर गार का वही दहाना नजर आने लगा जिससे दरिया इस खित्ते में दाखिल हुआ था और जिस पर चमकदार लरसती लकीरें मुसल्लत रहती थीं। इसके साथ ही आवाज आई, जनरल ग्रेस्की, मैं मेडिलिना हूँ, रास्ता खोल दो। वो थ्रेसिया की वही आवाज थी जिसमें वो बहैसियत मेडिलिना गुफ्तगू करती थी। ग्रेस्की ने कुछ और स्विच बटन दबाए और इमरान इसकी हरकत को बगौर देखता रहा। गार के दहाने से चमकदार लकीरें गायब हो गईं और एक किसी दहाने की तरफ बढ़ती दिखाई दी। मेडिलिना सामने ही खड़ी नजर आई और ग्रेस्की इस एक के अलावा सारे स्विच ऑफ करके बोला, ये आ रही है, इसे भी देख लेना। इसे बहुत देख चुका हूँ, यही तो मुझे इन चारों के साथ यहाँ लाई थी, इमरान ने कहा। बहरहाल ये इन औरतों में से है जिनसे थ्रेसिया बराह रास्त राब्ता रखती है। मुझे इसका इल्म नहीं था, तो फिर मैं क्यों ना इसी पर मुसल्लत हो जाऊं, इमरान ने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी थ्रेसिया की निशानदही ना कर सकेगी। और हाँ, मेरी दानिश में यही बेहतर होगा कि तुम इससे दूर दूर ही रहो, कहीं तुम्हें पहचान ना ले। हालांकि तुमने मेकअप बहुत अच्छा किया है, ग्रेस्की ने कहा। सवाल तो ये है कि कार्टर ब्राउन है कौन जिसका मेकअप तुमने मुझ पर कराया है, इमरान ने पूछा। एक दूर अफ्तादा और गैर अहम यूनिट में वो इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन मुझे इख्तियार है कि मैं इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहूं। यहाँ तुम्हारी जगह जो शख्स काम कर रहा था, मैंने इसे मैक्सिको भेज दिया है, ग्रेस्की ने कहा। तब फिर क्या परेशानी है, मुझे मेडिलिना के सामने आने दो, इमरान ने कहा। नहीं, मैं इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहता हूँ, तुम इसके सामने नहीं आओगे। इमरान हकीकतन यही चाहता था, मखदूश था मेडिलिना के रूबरू आना। ऊपरी मंजिल के हॉल से मुल्हका एक कमरे में क्याम करने की हिदायत उसे मिली थी, जहां से वो हॉल में दाखिल होने वालों पर नजर रख सकता था। कुछ देर बाद जनरल ग्रेस्की अपने ऑफिस से निकलकर हॉल के वस्त में आ खड़ा हुआ, शायद मेडिलिना के इस्तकबाल के लिए। हो सकता है मेडिलिना इतनी ही अहम रही हो। दफातन कमरे का दूसरा दरवाजा खुला और ट्रेनी और जोसेफ भी इसके बराबर आ खड़े हुए और इमरान ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर जेब से कलम और कागज निकालकर उन्हें दिखाता हुआ लिखने लगा। यहाँ का हर हिस्सा बुक्ड है, इसलिए अपने असल मामलात से मुतालिक हरगिज कोई गुफ्तगू ना करना। दोनों ने सरों को इस बात में जुम्बिश दी और शॉर्ट सर्किट टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए जिसके स्क्रीन पर हॉल का मंजर दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मेडिलिना 7-8 अफराद के साथ हॉल में दाखिल हुई। इनमें एक बेहद लंबा और दुबला पतला आदमी भी था, लेकिन चेहरे से सनग ही मालूम नहीं होता था। इमरान ने तवील सांस ली और सोचने लगा, फंस ही गया आखिर, मेडिलिना की चाहत में मारा जाएगा। जनरल ग्रेस्की का अंदाज फदोयाना था। थ्रेसिया की पर्सनल असिस्टेंट की भी इतनी बड़ी हैसियत थी। इमरान मुतहैयर रह गया। हॉल ही के एक गोशे में वो सब जा बैठे। इमरान इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, लेकिन टीवी पर आवाजों का हजम इतना कम रखा गया था कि वो कमरे से बाहर ना जा सके। मेडिलिना कह रही थी, मैंने देखा है कि वो 3 मुख्तलिफ अतराफ से वादियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने इस ज़ियारतगाह पर कब्जा कर लिया या नहीं? क्योंकि वहीं से चारों तरफ मार की जा सकती है।
वो तो इन लोगों की हिमाकतों की वजह से काम बिगड़ गया, जिन्होंने इन तीनों को स्टीमर से उतारा था। जनरल ग्रेस्की ने कहा। क्या मतलब? मेडिलिना का लहजा बेहद तीखा था। जनरल एग्वेरा का खानदानी झंडा स्टीमर पर रह गया, लिहाजा बवक्ते जरूरत वो ना मिल सका, और इसके बगैर ज़ियारतगाह की तरफ बढ़ना मुमकिन ना होता। बहुत तीरे कबायली जनरल एग्वेरा को सूरत से नहीं पहचानते, लेकिन इसके खानदानी निशान से सभी वाकिफ हैं। तो अब वो तीनों कहाँ हैं? मेडिलिना ने पूछा। कबायलियों के जहरीले तीरों का निशाना बन गए। क्या कह रहे हो? मेडिलिना उछलकर खड़ी हो गई। मैं क्या कर सकता था? मेरे नालायक आदमियों से हरकत ही ऐसी सरजद हो गई थी। उन्होंने कबायली सरदार के बेटे को काबू में रखना चाहा, लेकिन वो मरने मारने पर आमादा हो गया और नतीजे के तौर पर खुद मारा गया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से किश्ती पर तीर बरसने लगे। हमारा सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था, जो किश्ती को निकाल लाया। ग्रेस्की ने कहा। मेडिलिना सर थाम कर बैठ गई, फिर भर्राई हुई आवाज में बोली, तुम्हारी गफलत से दुनिया का एक बेहतरीन दिमाग जाया हो गया। जानते हो जनरल एग्वेरा के रूप में कौन था? ओह, तो क्या वो जनरल एग्वेरा नहीं था? ग्रेस्की बोला। नहीं, वो इमरान था। मैंने उसे उस ज़ियारतगाह पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा था। मेडिलिना बोली। दफतन इमरान ने लंबे आदमी को उठते हुए देखा। वो जनरल ग्रेस्की की तरफ मुड़ गया, फिर अचानक उसने उस पर छलांग लगाई और जोंक की तरह चिमट गया। ये क्या कर रहे हो? मेडिलिना चीखी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर इमरान इसकी वजह से मरा है। इमरान ने सनकी की आवाज़ सुनी। साथ ही वो ग्रेस्की के हलक से बरामद होने वाली खड़खड़ाहटों की आवाज़ें भी सुन रहा था। हटो, वरना गोली मार दूंगी। मेडिलिना ने ब्लाउज के गिरेबान से पिस्तौल निकाल लिया। मार दो, लेकिन ये जरूर मरेगा, सनग ने कहा और इसे छोड़कर उठ गया। उठा क्या था, छलांग मारकर दूर जा खड़ा हुआ था। इमरान जहां था वहीं रुका रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि थेसिया उसे गोली नहीं मार सकेगी। तुम्हें मरना पड़ेगा सनग, तुमने जीरो लैंड के एक बड़े को मार डाला है। मेडिलिना ने कहा। इसकी वजह से वो शख्स मरा है जिसकी मौत मुझे कभी गवारा नहीं हुई, सनक बोला। ओह, तो तुम अभी तक उसके सिलसिले में मुझसे फ्रॉड करते रहे हो, मेडिलिना ने कहा। यही समझ लो, सनक बोला। तो वो तुम्हारी नज़र में था इस वक्त जब तुमने मुझसे कह दिया था कि तुम उसका सुराग खो चुके हो, मेडिलिना बोली। मेरे साथ ही था, लेकिन मैंने उसे चलता कर दिया, सनक बोला। तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि वो हम सबका मुश्तरका दुश्मन था? मेडिलिना बोली। मैंने कभी उसे अपना दुश्मन समझा ही नहीं। वो दुनिया में वाहिद शख्स था जो मुझे समझता था, सनग ने कहा। अच्छा, तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेडिलिना बोली। जरा एक मिनट, सनग हाथ उठाकर बोला। तुम जानती थी कि वो ब्राजील ही में मौजूद है और तुमने उसे किसी तरह इस्तेमाल भी करने की कोशिश की, फिर मुझे क्यों इससे लाइन रखा? सनग बोला। इसलिए कि मैं तुम्हें भी मार ही डालने के लिए यहाँ लाई हूँ, मेडिलिना मुस्कुराकर बोली। बड़ी सफाकी थी उसकी मुस्कुराहट में। अगर ये बात है तो तुम्हें मुझे जरूर मार डालना चाहिए, सनग ने कहका लगाया। अपनी रिवायती उछल कूद मुझे भी दिखाओगे? मेडेलिना ने बड़ी हिकारत से कहा। इधर इमरान सोच रहा था कि कहीं सनग मारा ही ना जाए। अचानक उसने अपना मशीन पिस्टॉल निकाल लिया और इन दोनों को वहीं रुकने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल आया। खबरदार, उसने हॉल में पहुंचकर हाँक लगाई। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? ओह, ये जनरल को क्या हुआ? वो तेजी से उनकी तरफ झपटा। मेडिलिना ने पल भर के लिए सनग की तरफ से नजर हटाई थी कि सनग ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेडिलिना भी फुर्ती से एक तरफ हो गई। खबरदार, इमरान ने उन्हें ललकारा। अगर अब किसी ने अपनी जगह से जुम्बिश की तो मारा जाएगा। मेडिलिना उसे हैरत से देख रही थी। सनग ही जहाँ था वहीं साकिन हो गया। इमरान ने मेडिलिना से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जनरल को क्या हुआ है? तुम कौन हो? वो उसे घूरती हुई बोली। सिक्योरिटी चीफ कर्नल कार्टर ब्राउन। एक माह पहले तो नहीं थे? मेडिलिना ने पूछा। जनरल ने मुझे ताहिती के यूनिट से तलब किया है, इमरान ने कहा। जनरल मर चुका है और मैं मेडिलिना हूँ, मादाम T3B की पर्सनल असिस्टेंट। इमरान ने पिस्तौल बाएं हाथ में लेकर उसे सलूट किया, लेकिन सनक की तरफ से गाफिल नहीं था। जैसे ही उसने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर झपट्टा मारा, इसे बड़ी फुर्ती से पीछे हटकर इसकी टांगों में अपनी टांग फंसाकर झटका दिया। सनक उछला और वो धम से फर्श पर आ रहा। बहुत अच्छे, मेडिलिना की जबान से बेख्तियार निकला। फिर सनक संभलने भी नहीं पाया था कि थेसिया के साथ आने वाले उस पर टूट पड़े। मेडिलिना इमरान के करीब आकर खड़ी हुई। उसने इमरान से कहा, अगर तुम इसका तमाशा देखना चाहते हो तो जरूर देखो, लेकिन ख्याल रहे कि इसे हर हाल में मरना है। ओके मादाम, इमरान बोला। 6 अफराद सनक पर टूट पड़े थे, लेकिन वो किसी चिकनी मछली की तरह इनकी गिरफ्त से निकल गया। फिर एक की पसली पर इसकी ठोकर पड़ी और दूसरे की कनपटी पर घूंसा। दोनों ढेर हो गए, लेकिन अभी बाकी 4 थे और बुरी तरह झिल्लाए हुए नजर आ रहे थे। कोई गोली ना चलाए, मेडिलिना ने कहा, और ना खंजर इस्तेमाल करे। यूं ही बेबस करो उसे। तुम शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं,
सनक ने पुरसकून लहजे में कहा। कतई नहीं मालूम होता था कि वो इस वक्त 4 अफराद से धींगा मुश्ती कर रहा है। एक बार फिर वो चारों उससे चिमट गए थे और कोशिश कर रहे थे कि उसे किसी तरह गिरा दें, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी ना हुई। और सनग ने ऊंची आवाज में कहा, मेडिलिना, मैं नहीं समझता था कि तुम ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन हो, वरना तुम्हारी बातों में कभी नहीं आता। तुम मुझे इसलिए लाई थी कि मैं थ्रेसिया को तलाश करके मार डालूं। मेडिलिना ने कहका लगाया और इमरान आहिस्ता से बोला, खुदा जाने यहाँ क्या हो रहा है, अपने ही लोग मादाम T3B के दुश्मन हो गए हैं। ये बकवास कर रहा है, मेडिलिना इसकी तरफ मुड़कर बोली। हो सकता है मादाम, लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ सुन चुका हूँ। वो जो वहाँ मरा पड़ा है ना, इसने भी कुछ इसी किस्म की बातें की थी और शायद ये समझता था कि मुझे रूसी जबान नहीं आती। इमरान बोला, क्या मतलब? वो इस वक्त वो इसकी तरफ हमतन मतवज्जा हो गई। मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे किस्से को तो खत्म हो जाने दीजिए, इमरान ने कहा। इस दौरान में सनक मजीद 2 को गिरा चुका था और बकिया 2 कुछ इस तरह उस पर हमला कर रहे थे जैसे इसकी जद से दूर ही रहना चाहते हों। दफतन मेडिलिना आगे बढ़ी और ब्लाउजर के गिरेबान से कोई चीज निकालकर सनक के चेहरे पर खींच मारी। हल्का हल्का सा धुआं उसके सर के गिर्द चकराने लगा और फिर वो लुढ़खड़ाता हुआ 2-4 कदम चलकर फर्श पर गिर पड़ा। अब उसके हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दो, मेडिलिना बोली। इन दोनों ने इस तरह तामील शुरू कर दी जैसे दिली मुराद पर आई हो, और मेडिलिना ने इमरान से कहा, तुम मेरे साथ आओ। वो इसे जनरल ग्रेस्की के ऑफिस में लाई और बैठने को कहकर खुद जनरल ग्रेस्की की कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, अब बताओ क्या बात थी, मेडिलिना ने कहा। 3 दिन पहले यहाँ से कोई जनरल एग्वेरा आया था। इसके साथ एक औरत और एक स्याफाम मर्द था। जनरल ग्रेस्की इससे इस तरह मिला था जैसे दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हों, और उन्होंने रूसी जबान में गुफ्तगू शुरू कर दी। तस्करा मादाम T3B का था। जनरल एग्वेरा कह रहा था कि वो मादाम को हर हाल में पहचान सकता है, ख्वाह किसी भी मेकअप में हो। इस पर जनरल ने कहा था कि अगर वो उन्हें तलाश करके निशानदेही कर दे तो वो इसकी सदाए मौत मनसूख करा सकता है। इमरान ने कहा। ओह, मेडिलिना की आंखें हैरत से फैल गईं। ये जनरल ग्रेस्की ने कहा था? हाँ मादाम, जनरल ग्रेस्की ने कहा था। फिर वो जनरल एग्वेरा को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा था कि कोई बड़ा मादाम को पसंद नहीं करता, सब यही चाहते हैं कि इनका खात्मा हो जाए। मुझे बेहद हैरत हुई थी जनरल की बातें सुनकर, लेकिन मैं क्या कर सकता था, इमरान बोला। फिर जनरल एग्वेरा कहाँ गया? ये तो मुझे नहीं मालूम मादाम कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जनरल ने मुझे मेरी जगह पर भेज दिया। इसे तलाश करो कर्नल, और यकीन करो कि अब तुम जनरल ग्रेस्की की जगह पर काम कर रहे हो। जनरल कार्टर ब्राउन, कर्नल के निशानात हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल के निशानात अपनी वर्दी पर लगाओ, मेडिलिना ने कहा। इमरान ने कुर्सी से उठकर इसे सलूट किया और बोला, लेकिन वो औरत और स्याफाम आदमी मेरी तहवील में है। कहाँ है? मेडिलिना ने पूछा। मैं भी हाजिर करता हूँ मादाम, इमरान ने कहा। जल्दी करो, मेडिलिना ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। इमरान कमरे से निकल गया और मेडिलिना बार बार पहलू बदलती रही। इसकी आंखों से गहरी तशवीश का इजहार हो रहा था। दफतन वो उठकर मशीनों के करीब आई और एक स्विच ऑन करके किसी को कॉल करने लगी, और इसकी आवाज़ सुनने के बाद बोली, मैं मेडिलिना हूँ। सिक्योरिटी को आगाह कर दो कि वो किसी अजनबी को तलाश करें। एक अजनबी जो तुम में से नहीं होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम में ही से किसी के मेकअप में हो। बेहद होशियार रहो। साफ साफ सुनो कि इमरान तुम्हारे दरमियान पहुंच गया है, उसे तलाश करो। स्विच ऑफ करके वो फिर कुर्सी पर आ बैठी। इमरान करीबन 10 मिनट बाद वापस आया था, लेकिन तन्हा। क्या हुआ, कहाँ है वो, मेडिलिना ने कहा। मैंने जहाँ उन्हें रखा था अब वहाँ नहीं है। हो सकता है मेरी अदम मौजूदगी में जनरल गैस्की ने उन्हें कहीं और हटा दिया हो। और मादाम, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लंबा आदमी भी गायब है और आपके वो दोनों आदमी भी बेहोश पड़े हुए हैं जिन्होंने उसे बांध कर डाला था। मेडिलिना तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और हॉल में पहुंचकर हैरान हैरान आंखों से चारों तरफ देखने लगी। इसके साथ आने वाले 6 अफराद फर्श पर बेहस और हरकत पड़े थे। वो इमरान की तरफ मुड़ी और खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। फिर बोली, उसे किसने खोला? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ मादाम, मैं तो आपके साथ था। वहां से निकलकर जब उन दोनों के लिए जा रहा था तभी वो बंदा पड़ा नजर आया, और आपके दोनों आदमी उसके करीब ही बैठे उसका मजाका उड़ा रहे थे। वापसी पर वो गायब था और ये दोनों इस हाल में पड़े हुए थे। क्या इस वक्त तुम तन्हा हो? इस मंजिल पर तो मैं तन्हा ही हूँ, हो सकता है कि निचली मंजिलों में लोग हों, इमरान ने कहा। मुझे वहां ले चलो जहां तुमने उन दोनों को रखा था, मेडिलिना ने कहा। मादाम, पहले इस खतरनाक आदमी की खबर लीजिए, इमरान ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कहाँ जा सकता है, यहीं कहीं होगा वो भी, मेडिलिना ने कहा। इसने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो देखा ही होगा, इमरान ने कहा। लेकिन क्या वो इन लरसती लकीरों के उधर जा सकेगा, मेडिलिना ने पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल इतने थोड़े वक्त में यहाँ के सारे मामला जहन नशीन कर लेना मुश्किल काम है, इमरान ने कहा।
तुम बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो जनरल, मेडिलिना ने कहा। ओह तो चलिए, उधर चलिए, लिफ्ट की तरफ, वो निचली मंजिल में है। मेडिलिना आगे बढ़ी। इमरान उसके पीछे था। दफतन उसने खड़ी हथेली उसकी गर्दन पर रसीद की, लेकिन गिरने से पहले उसे संभाल भी लिया। वो बेहद और हरकत हो चुकी थी। फिर निहायत आहिस्तगी से उसे फर्श पर डालकर रेशमी डोरी निकाली और उसके हाथ बहुत मजबूती से पुष्ट पर बांध दिए। इसके बाद उसे फिर उठाया और कांधे पर डालकर हॉल से नकासी के रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर चट्टानों के दरमियान जोसेफ और ट्रेनी खड़े नजर आए। इनके करीब ही सनक ही बेहोश पड़ा था और इसके हाथ पैर अब भी बंधे हुए थे। दरिया की तरफ चलो, इमरान ने जोसेफ से कहा और इसने सनकी को अब उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। फिर वो तेजी से दरिया की तरफ रवाना हो गए। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, ट्रेनी ने पूछा। आखिर ये दोनों क्या बलाए हैं? एक जिन है और दूसरी भूतनी, इमरान ने कहा। बस चलती रहो। लेकिन अब कहाँ जाओगे? वो बोली। वहाँ एक आध कश्ती जरूर होगी, शायद वही अभी मौजूद हो जिससे ये लोग आए थे, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ता रहा। फिर चढ़ाई के करीब रुककर मेडिलिना को जमीन पर डालता हुआ बोला, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं तन्हा किनारे की तरफ जाऊंगा। और हाँ ट्रेनी, तुम जल्दी से इस औरत की जामा तलाशी ले डालो। इसके ब्लाउज के गिरेबान में जो कुछ भी था वो तो इसी वक्त निकल कर गिर गया था जब मैंने इसे अपने कंधे पर डाला था। हो सकता है कुछ पोशीदा जेबें भी हों इसके लिबास में। ट्रेनी इसकी जामा तलाशी लेने लगी लेकिन कुछ भी बरामद ना कर सकी। इमरान ने जोसेफ से पूरी तरह होशियार रहने को कहा और चढ़ाई पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। आखिर ये दोनों कौन हैं? ट्रेनी ने जोसेफ से पूछा। मैं नहीं जानता मिस्सी, जोसेफ ने कहा। देखना है कि वो दरिया वाले गार से कैसे गुजरता है। मेरा ख्याल है कि तुम बातें करके मेरा ध्यान बटा दोगी और मैं चौकस नहीं रह सकूंगा, इसलिए खामोश रहो, जोसेफ ने कहा। मेडिलिना जल्दी होश में आ गई और इन दोनों को घूरने लगी। फिर उठने की कोशिश की थी कि जोसेफ मशीन पिस्तौल दिखाकर बोला, बस जिस हाल में हो पड़ी रहो, वरना। तुम शायद जोसेफ हो, मेडिलिना ने बेहद नरम लहजे में कहा। जोसेफ कुछ ना बोला और फिर मेडिलिना बोली, ये शायद मैसी ट्रेनी है। तुम दोनों का मेकअप इमरान ही ने किया होगा। मैं इसके लिए बेहद मगमूम हूँ, लेकिन बहरहाल वो भी मार डाला गया जो इसकी मौत का जिम्मेदार था। किसकी मौत की बात कर रही हो? जोसेफ ने कहा। इमरान की, मेडिलिना बोली। तो फिर ये कर्नल कार्टर ब्राउन कौन है? जोसेफ ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मेडिलिना के लहजे में हैरत थी। मेरे बॉस को मारने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ, जोसेफ ने फखरिया अंदाज में कहा। इतने में इमरान वापस आ गया और मेडिलिना चहक कर बोली, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इमरान ने जोसेफ को घूर कर देखा और जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जोश में गलती हो गई बॉस। लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? इसने इमरान से पूछा। तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा, इमरान ने कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम दरियाई गार के दहाने से नहीं गुजर सकोगे, मेडिलिना ने कहा। इन लरसती लकीरों के बते पर कह रही हो, इमरान ने हकारत से कहा। तुम ठीक समझे हो। वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। इतने में ही सनक को भी होश आ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। इमरान ने उर्दू में कहा, भतीजे का ये एहसान भी याद रखना चचा। खुदा की पनाह, अभी तू जिंदा है, मैं तो ख्वाह से मार डाला। इसे तो मरना ही था, क्योंकि इसे भी तुम्हारी तरह थ्रेसिया की तलाश थी और इसके लिए इसे मुझसे गठजोड़ किया था, इमरान ने कहा। मुझे अफसोस है कि इस कलोटी ने मुझे धोखा दिया, सनक बोला। हाँ तो मोहतरमा मेडिलिना, इमरान इसकी तरफ मुड़कर बोला, किश्ती तक पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारे मरीख का पावर प्लांट तबाह कर दूंगा, जो यहाँ से शायद से 20 मील के फासले पर है। पावर प्लांट के तबाह होने से सारा बल्कि निज़ाम खत्म हो जाएगा। फिर वो लरसती लकीरें कहाँ होंगी? इमरान बोला। तुम बकवास कर रहे हो, मेडिलिना बोली। इसके बाद प्रिंसिपल प्लांट को तबाह करूंगा, जिससे तुम्हारा ठंडा सूरज कंट्रोल होता है और सब्ज रंग की कोहर बनती है। इसके बाद वो इमारत तबाह होगी जहां तुमने मुझे कई चक्कर दिए थे, और इसके बाद तुम शायद ब्राजील में बिल्कुल तनहा रह जाओगी। मेरा ख्याल है कि धमाकों की बाजगश्त यहाँ तक सुनी जाएगी। अच्छा तो सुनो, पहला धमाका। उसने कमीज के गिरेबान के बटन खोले और इसके अंदर हाथ डाल दिया। 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही जमीन लरस कर रह गई। धमाके की बाजगश्त भी सुनाई दी थी। नहीं, मेडिलिना चीख मारकर उठ खड़ी हुई। हाथ अब भी उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। इमरान कहकहा लगाकर बोला, अब ना तो यहाँ की निचली मंजिलों के लोग ऊपर आ सकेंगे और ना। मेडिलिना दीवाना वाले इमरान पर झपटी, लेकिन ट्रेनी ने आगे बढ़कर उसकी कमर थाम ली और फिर दोनों ही गिर पड़ी। अबे क्या जादू कर रहा है? सनग अजीब सी आवाज में बोला। जिस आसानी से ये औरत मुझे अपने मरीख पर लाई थी, इतनी आसानी से मैं इसका मरीख तबाह किए दे रहा हूँ। इमरान, खुदा के लिए, मेडिलिना रोहानसी आवाज में चीखी। अब दूसरा धमाका सुनो। नहीं नहीं नहीं, मेडिलिना पर जैसे दौरा पड़ गया। इमरान ने फिर गिरेबान में हाथ डाला, फिर जमीन लरस गई और दूसरे धमाके की बाजगश्त सुनाई दी। मेडिलिना बुरी तरह चीख रही थी। फिर तीसरा धमाका भी हो गया और मेडिलिना चीखते चीखते बेहोश हो गई।
अबे ये क्या कर रहा है, मुझे भी तो बता, सनक झिंझिलाकर बोला। चुपचाप पड़े रहो, इमरान गुर्राया। अच्छा बेटे, देख लूंगा तुम्हें भी, सनक बोला। अगर मैंने तुम्हें दरिया में गर्क ना कर दिया तो जरूर देख लोगे, इमरान ने कहा और बेहोश मेडेलिना को उठाकर कंधे पर डाल लिया। जोसेफ सनक को उठाने के लिए झुका। ये क्या हरकत है, अब मुझे खोल दो, सनक झिंझिलाकर बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जोसेफ ने सनक को उठाकर कंधे पर डाला ही था कि वो दोनों को गालियां देने लगा। मेडिलिना तो बेहोश ही थी। इमरान ने ट्रेनी को बताया कि वही किश्ती हाथ लग गई है जिससे मेडिलिना आई थी। इस पर सिर्फ एक ही आदमी था जिसे काबू में कर लेने के बाद इसने बांध कर किश्ती ही में डाल दिया था। वो सब किश्ती में पहुंच गए और किश्ती गार की तरफ बढ़ने लगी। इमरान ही उसे चला रहा था। मेडिलिना को उसने अपने करीब ही रखा था। वो अभी तक बेहोश थी। सनक को केबिन में डाल दिया गया था। गार में दाखिल होने से पहले ही सर्च लाइट रोशन कर दी गई। गार का दूसरा दहाना सचमुच बेसरर हो गया था। यानी अब इस पर चमकदार लरसती लकीरें मुसल्लत नहीं थी। वो आसानी इससे भी गुजर गए। इमरान बतदरीज किश्ती की रफ्तार बढ़ा रहा था। लेकिन तुम जाओगे कहाँ, ट्रेनी ने इससे ऊंची आवाज में पूछा। इसकी फिक्र ना करो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। खुदा के लिए अब तो बता दो कि तुमने 20 मील दूर से उसे कैसे तबाह कर दिया। इतने में मेडिलिना फिर होश में आ गई और वहशत ज़दा आंखों में इमरान की तरफ देखने लगी। इमरान ने इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर ट्रेनी से बोला, जनरल ग्रेस्की की शामत आमाल कि उसने मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर वहां भेज दिया। इस तरह मुझे उसके चप्पे चप्पे का जायजा लेने का मौका मिल गया। इसी में इनका असलहा खाना भी था जहां मुझे 3 ताकतवर बम मिल गए। और बम भी कैसे, जो रिमोट कंट्रोल से फटने वाले थे। वो तीनों बम एक रिमोट कंट्रोल बेल्ट में लिपटे हुए थे और बेल्ट पर तहरीर था, दायरा का 40 मील। वो बेल्ट इस वक्त भी मेरे सीने पर बंधी हुई है। इसमें 3 बटन हैं। इन्हीं के दबाने से यके बाद दिगरे तीनों बम 20 मील के फासले पर फट गए। मैंने एक बम असलहा खाने में ही छोड़ा था। इस तरह मैंने तुम्हारे मरीज को तबाह कर दिया, मेडिलिना डियर, इमरान कहता चला गया। मेडिलिना ने निचला होठ दांतों में दबा लिया। इसकी आंखों में शदीद कर्ब आया था। इमरान झुककर आहिस्ता से उसके कान में बोला, मैंने सनक को नहीं बताया कि तुम कौन हो और ना ही बताऊंगा, ट्रेनी भी नहीं जानती। इमरान ने कहा। इस इनायत की वजह, मेडिलिना या थ्रेसिया ने चले कटे लहजे में पूछा। तुमने कई बार मुझे छूट दी है, इसलिए मेरा इखलाकी फर्ज है कि मैं भी बदला चुका हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने मुल्क में पकड़ता तो हरगिज ना छोड़ता, इमरान ने कहा। और सनक का क्या करोगे? इसे भी छोड़ दूंगा क्योंकि इसने मेरी मौत की खबर सुनकर जनरल ग्रेस्की को मार डाला था। लेकिन उसे हरगिज ये मालूम नहीं हो सकेगा कि तुम कौन हो, इमरान बोला। थ्रेसिया ने आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। किश्ती तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली जा रही थी और इमरान मुतमईन था कि कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही गा। किश्ती में इतना फालतू ईंधन भी था कि 1000-1200 मील निहायत आसानी से निकाल सकती थी। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, अगर आपको ये नॉवल पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।